आइए इसको मिलाइए अब। देखिए, मौर्यकालीन भारत के, अब देखना है मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन है। तो इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। याद रखना है मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने व्यवसाय के आधार पर भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा था। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा प्रचलन में नहीं थी, जबकि अन्य स्रोतों से पता चलता है कि भारत में दास प्रथा प्रचलन में थी। देखिए यहाँ पर मेगास्थनीज ने मेगास्थनीज ने व्यवसाय के आधार पर भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा था। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा प्रचलन में नहीं थी, जबकि अन्य स्रोतों से पता चलता है कि भारत में दास प्रथा प्रचलन में थी। देखें, मेगास्थनीज ने व्यवसाय के आधार पर भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा था। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा प्रचलन में नहीं थी, जबकि अन्य स्रोतों से पता चलता है कि भारत में दास प्रथा प्रचलन में थी। फाहियान की बात करते हैं। चीनी यात्री फाहियान गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान ने फोकुओकी जैसी पुस्तक की रचना की थी। देखो, चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने फोकुओकी जैसी पुस्तक की रचना की थी। हुएनसांग, चीनी यात्री हुएनसांग हर्ष के दरबार में आया था और हुएनसांग ने सियुकी जैसी पुस्तक की रचना की थी। देखिए, चीनी यात्री हुएनसांग हर्ष के दरबार में आया था। इसने सियुकी जैसी पुस्तक की
रचना की थी। देखें यहाँ पर चीनी यात्री फाहियान चंद्र द्वितीय के दरबार में आया था। इसने फोकुओकी जैसी पुस्तक की रचना की थी। चीनी यात्री हुएनसांग हर्ष के दरबार में आया था। इसने सियुकी जैसी पुस्तक की रचना की थी। अब देखें, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र निकाला गया? इसका नाम था केसरी। कौन सा प्रकाशन? बाल गंगाधर तिलक ने केसरी एवं मराठी जैसी पत्रिका का प्रकाशन किया था। मराठी का प्रकाशन इंग्लिश में किया था, तो वहीं केसरी का प्रकाशन उसने मराठी भाषा में किया था। देखिए यहाँ बाल गंगाधर तिलक ने तिलक ने मराठी एवं केसरी जैसी पत्रिका का प्रकाशन किया था। मराठी का प्रकाशन इंग्लिश में किया था, तो वहीं केसरी का प्रकाशन मराठी भाषा में किया था। अब देखें, युगांतर की बात करते हैं। अनुशीलन बरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेन्द्र नाथ दत्त ने 1907 ईस्वी में बंगाल की धरती पर अनुशीलन समिति की स्थापना की थी, और अनुशीलन समिति ने युगांतर नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था, और इस पत्रिका का संबंध क्रांति से था। देखिए यहाँ पर बरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेन्द्र नाथ दत्त ने बरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेन्द्र नाथ दत्त ने 1907 ईस्वी में बंगाल की धरती पर अनुशीलन समिति की स्थापना की थी एवं युगांतर नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था, जिसका संबंध क्रांति से था। अमृत बाजार पत्रिका की बात करते हैं। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन मोतीलाल घोष एवं शिशिर कुमार घोष ने किया था। यह पत्रिका वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी अखबार में बदल दिया था। देखें कि अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन, अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन मोतीलाल घोष एवं
शिशिर कुमार घोष ने किया था। घोष ने किया था। मोतीलाल घोष एवं शिशिर कुमार घोष ने किया था। यह पत्रिका वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी अखबार में बदल दिया था। अब देखें, बाल गंगाधर तिलक ने मराठी एवं केसरी जैसी पत्रिका का प्रकाशन किया था। मराठी का प्रकाशन इंग्लिश में किया था, तो वहीं केसरी का प्रकाशन मराठी भाषा में किया था। बरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने 1907 ईस्वी में बंगाल की धरती पर अनुशीलन समिति की स्थापना की थी एवं युगांतर नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था, जिसका संबंध क्रांति से था। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन मोतीलाल घोष एवं शिशिर कुमार घोष ने किया था। यह पत्रिका वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी अखबार में बदल दिया था। देखिए, बादामी किस वंश की सबसे पुरानी राजधानी थी? तो चालुक्य। किसकी? चालुक्य। आप यहाँ पर मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। और यहाँ पर शुंग राजवंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र एवं विदिशा। पाटलिपुत्र एवं विदिशा। अब विदिशा वर्तमान समय में कहाँ है? मध्य प्रदेश में। वर्तमान समय में कहाँ है? मध्य प्रदेश। यहाँ देखिए, हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? सुरतगई है अफगानिस्तान में। याद रखना है। यहाँ पर बालाकोट, यह जगह कहाँ स्थित है? बालाकोट ये जगह पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ पर मकान का निर्माण कच्ची ईंट से किया जाता था, लेकिन नाली के निर्माण में पकी हुई ईंट का प्रयोग किया जाता था। देखिए यहाँ पर बालाकोट वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ पर मकान के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। तो वहीं नालियों के निर्माण में पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। कालीबंगा की जब बात करते हैं, कालीबंगा वर्तमान समय में राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा से हल की सहायता से जोते गए खेत के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा से अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई हैं। इसे हम नक्काशीदार ईंट के नाम से भी जानते हैं।
कालीबंगा की जब हम बात करते हैं, कालीबंगा, कालीबंगा वर्तमान समय में राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा से हल की सहायता से जोते गए खेत के प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगा से अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई हैं। इसे हम नकाशीदार ईंट के नाम से भी जानते हैं। देखिए, कालीबंगा की जब हम बात करते हैं, कालीबंगा वर्तमान समय में राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा से हल की सहायता से जोते गए खेत के प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगा से अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई हैं। इसे हम नक्काशीदार ईंट के नाम से भी जानते हैं। बालाकोट वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ पर मकान के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था, तो वहीं नालियों के निर्माण में पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा किला काकतीय राजवंश द्वारा बनाया गया था, और इसका सही आंसर क्या होता है? और इसका सही आंसर होता है, और सही आंसर है गोलकुंडा। सही आंसर गोलकुंडा। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा किला काकतीय राजवंश द्वारा बना? गोलकुंडा। याद रखना है, गोलकुंडा। गोलकुंडा हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में ही चार मीनार स्थित है। चार मीनार का निर्माण अली कुतुब शाह ने किया था। गोलकुंडा वर्तमान समय में आई गोलकुंडा वर्तमान समय में हैदराबाद में, गोलकुंडा वर्तमान समय में हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में ही चार मीनार स्थित है। हैदराबाद में ही चार मीनार स्थित है। चार मीनार का निर्माण अली कुतुब शाह ने किया था। अली कुतुब शाह ने किया था। रायगढ़, शिवाजी अपना राज्याभिषेक जून 1674 ईस्वी में रायगढ़ में कराया था और छत्रपति शिवाजी की उपाधि धारण की थी। शिवाजी का राज्याभिषेक काशी के विद्वान पंडित विश्वेश्वर ने कराया था। इसे हम गाग भट्ट या गंगा भट्ट के नाम से भी जानते हैं। अब देखें यहाँ पर, शिवाजी अपना राज्याभिषेक अपना राज्याभिषेक जून
1674 ईस्वी में शिवाजी अपना राज्याभिषेक जून 1674 ईस्वी में रायगढ़ में कराया था एवं छत्रपति शिवाजी की उपाधि धारण की थी। शिवाजी का राज्याभिषेक, शिवाजी का राज्याभिषेक काशी के विद्वान पंडित विश्वेश्वर ने कराया था। इसे हम गाग भट्ट या गंगा भट्ट के नाम से भी जानते हैं। अब देखें यहाँ पर गोलकुंडा वर्तमान समय में हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में ही चार मीनार स्थित है। चार मीनार का निर्माण अली कुतुब शाह ने किया था। शिवाजी अपना राज्याभिषेक जून 1674 ईस्वी रायगढ़ में कराया था एवं छत्रपति शिवाजी की उपाधि धारण की थी। शिवाजी का राज्याभिषेक काशी के विद्वान पंडित विश्वेश्वर ने कराया था। इसे हम गाग भट्ट या गंगा भट्ट के नाम से भी जानते हैं। लगभग 320 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच किस वंश ने भारत पर शासन किया था? और इसका सही आंसर हो जाता है और गुप्त राजवंश। किस राजवंश से शासन किया था? गुप्त राजवंश। 23 से गुप्त राजवंश से शासन किया था। मौर्य राजवंश की शासन क्या है? अब देखिए यहाँ पर होयसल राजवंश की क्या है? तो होयसल राजवंश का शासनकाल क्या माना जाता है? 1006 ईस्वी से लेकर 1346 ईस्वी। मौर्य वंश का शासनकाल क्या माना था? 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 185 ईस्वी पूर्व। आइए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? और इनमें से कोई नहीं। और उस वेद का नाम संगीत संबंधित है, नाम है सामवेद। क्या नाम है? सामवेद संगीत संबंधित है। और ऋग्वेद का बात हम करते हैं। ऋग्वेद में कितने? ऋग्वेद में 10 मंडल एवं 1028 सूक्त हैं। 1028 सूक्त हैं। आइए, अथर्ववेद में क्या संबंध है? जादू, टोना, भूत, प्रेत, चिकित्सा। यजुर्वेद का संबंध किससे है? यजुर्वेद से किसके? यज्ञ संबंधित विधि विधानों बारे में जानकारी मिलती है। यजुर्वेद से यज्ञ संबंधित विधि विधानों के बारे में जानकारी मिलती है। निम्नलिखित कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? इसका सही आंसर है सामवेद।
ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में 10 मंडल एवं 1028 सूक्त हैं। अथर्ववेद का संबंध किससे है? जादू, टोना, भूत, प्रेत, चिकित्सा से है। यजुर्वेद का संबंध है यज्ञ संबंधित विधि विधानों के बारे में जानकारी मिलती है। अकबर द्वारा लड़ी गई निम्नलिखित लड़ाइयों में से कौन सी लड़ाई अन्य की तुलना में नवीनतम है? अब है ये थानेश्वर की लड़ाई कब हुई थी? 1567 ईस्वी में हुई थी। और ये किसके किसके बीच हुई थी? तो अकबर एवं राजपूत के बीच, अकबर एवं राजपूतों के बीच हुई थी। और हल्दी घाटी की युद्ध कब हुई थी? 18 जून 1576। इसमें किसके मुगल सेना और महाराणा प्रताप। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुई। ये युद्ध किसके किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच हुई थी। इसमें जीत किसकी हुई थी? तो अकबर की जीत हुई थी। आइए अब इसमें सबसे नवीनतम कौन है? 76। आइए, रानी रुद्रमा देवी का संबंध किस राजवंश से? काकतीय राजवंश। बकाटक राजवंश की स्थापना कौन किया था? बकाटक राजवंश की स्थापना कौन किया था? बिंद शक्ति ने। बिंद शक्ति। बकाटक राजवंश की स्थापना बिंद शक्ति ने किया था। बिंद शक्ति। काकतीय शासकों की राजधानी कहाँ थी? वारंगल। कहाँ थी? वारंगल। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में इलंगो द्वारा रचित एक प्रसिद्ध तमिल शिल्प दिकारम है? अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 80 की ओर आते हैं। क्वेश्चन में कौन शिशुपाल वध की रचना कौन किया था? तो कौन किया था? माघ ने किया था। माघ। रामचरित की रचना कौन किया था? तुलसीदास। शिल्पदिकारम की रचना कौन किया? इलंगो अदिगल। शिशुपाल वध की रचना कौन किया था? माघ ने किया था। रामचरित्र की रचना किसने किया? या रामचरितमानस? तुलसीदास। यहां देखें, उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने और प्रौढ़ संस्थाओं के प्रचार को रोकने के लिए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1835 से पारित किया था। और अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सिफारिश पर, मैकाले की सिफारिश पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में इलंगो द्वारा रचित एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है? यह है शिल्पदिकारम। शिशुपाल वध किसकी रचना है? माघ की। रामचरित्र किसकी रचना है? तो तुलसीदास की। यहाँ पर देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने और प्रौढ़ संस्थानों के प्रचार को रोकने के लिए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1835 ईस्वी में। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में मैकाले की सिफारिश पर 1835 ईस्वी में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। अब देखें यहाँ पर, औरंगजेब ने डैश में एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को अधिकांशतः खर्च कर दिया था। इसका सही आंसर है दक्कन। और याद रखना है, औरंगजेब की जब हम बात करते हैं तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में दक्षिण भारत में हुई थी और इसे दौलताबाद में दफनाया गया था। औरंगजेब से अधिक विस्तार हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में दक्षिण भारत में हुई थी। इसे दौलताबाद में दफनाया गया था।
औरंगजेब के समय में मुगल साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ था। देखिए यहाँ पर प्लेटफॉर्म की सरजमी पर विजेता बैच की आगाज हो चुकी है। अभी इसमें इंट्रो चल रहा है। विजेता बैच में अभी इंट्रो चल रहा है। यह विजेता बैच बेसिकली यह पीजीटी और टीजीटी दोनों के लिए होगा। इसलिए होगा कि क्योंकि पीजीटी का है यह बैच, तो काफ़ी गहराई के साथ इसको पढ़ाया जाएगा। इस बैच में अगर टीजीटी का भी विद्यार्थी पढ़कर लाभ उठा लेता है तो उसको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। याद रखना, ये विजेता बैच की जब हम बात करते हैं तो इसका समय है 2 बजे से लेकर 3:30 बजे। विजेता बैच के अलावा प्लेटफॉर्म की सरजमी पर एक प्रैक्टिस सेट इतिहास का प्रारंभ किया गया है, जिसका नाम है संपूर्ण इतिहास। ये संपूर्ण इतिहास में 2000 प्रश्न होंगे। जब हम 2000 प्रश्न का बारीकी के साथ डिस्कशन कराएंगे तो कुल प्रश्न की संख्या 90,000 या 1,00,000 उससे अधिक हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने पैरामाउंटसी नामक नीति प्रारंभ किया था, लॉर्ड हेस्टिंग्स। और ये पैरामाउंटसी की नीति को हम क्या कहते हैं? आक्रामक नीति। इससे कहते हैं आक्रामकता की नीति, आक्रामक नीति, आक्रामक, इसे हम कहते हैं आक्रामक नीति। लॉर्ड बेलीजली का शासनकाल किस लिए प्रसिद्ध था? लॉर्ड बेलीजली का शासनकाल सहायक संधि के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? सहायक संधि के लिए प्रसिद्ध था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रत्येक जिला में थाना की स्थापना करके दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रत्येक जिला में थाना की स्थापना करके दारोगा को इसका इंचार्ज बनाया था। दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया था। आइए यहाँ पर क्या कह पैरामाउंटसी की बात करते हैं। तो देखो, पैरामाउंटसी नीति की, इसको आक्रामक नीति कहते हैं। और बेलीजली का शासनकाल सहायक संधि के लिए प्रसिद्ध था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रत्येक जिला में थाना की स्थापना करके दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया था। उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण में अहम भूमिका निभाया था। तो राजकुमार शुक्ल बुलाया था, यानी राजकुमार शुक्ल और अरुणा असफ अली। और इन्हें भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित मौलाना मजरुल हक किसने 1921 ईस्वी में मदरलैंड जैसी पत्रिका का प्रकाशन किया था। अब यहाँ पर देखिए क्या है। अरुणा असफ अली किससे? तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित। और मजरूल हक 1921 में कौन सी पत्रिका? मदरलैंड जैसी पत्रिका का प्रकाशन किया था। आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? सिख धर्म। आदि ग्रंथ को संकलित करने का श्रेय सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को जाता है। देखिए यहाँ पर आदि ग्रंथ को संकलित करने का श्रेय सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को
गुरु अर्जुन देव को जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालय में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस शासक ने किया था? और कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। याद रखना है, कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। हर्षवर्धन की जब हम बात करते हैं, हर्षवर्धन को इतिहास में हम शिलादित्य के नाम जानते हैं। शिलादित्य के नाम से जानते हैं। अशोक को पुराण में किस नाम से पुकारा गया है? अशोक को पुराण में अशोक वर्धन के नाम पुकारा गया है। अशोक को पुराण में अशोक वर्धन के नाम से पुकारा गया है। और अशोक को पुराण में अशोक वर्धन के नाम से पुकारा गया है। हर्षवर्धन इतिहास में हम शिलादित्य के नाम जानते हैं। जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य एवं आंतरिक खतरों में भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, वह किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? याद, वह लॉर्ड बेलेजली के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल किस लिए प्रसिद्ध था? तो लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल राज हड़प नीति के लिए, राज हड़प नीति के लिए लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल राज हड़प नीति के लिए प्रसिद्ध था। इसे डेक्टोनी ऑफ लैप्स कहते हैं। और लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुई थी। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुई थी। याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा असफ अली ने देश में राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा लहराया था। इनमें से कोई नहीं। कहाँ लहराया था? बम्बई में लहराया था। कहाँ? बम्बई में। कहाँ लहराया? बम्बई में। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ। और ऑपरेशन जीरो आवर 9 अगस्त। भारत छोड़ो आंदोलन से ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। कब? 9 अगस्त 1942 ईस्वी। निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए थे? याद रखना है, किस क्रम में? फाहियान 399, क्वेनसांग 629 ईस्वी और ट्रोमोसरो 1615 ईस्वी। तो आइए यहाँ पर 2 3 1 2 3 1 सही आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्ताक्षरित कर दिया गया। याद रखना है। सही आंसर इसका ए। वास्को डी गामा का मकबरा दफन स्थल भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? कोच्चिन में।
कुछ नहीं। वास्को डी गामा भारत कब आया था? मई 1498 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम कालीकट आया। उस समय कालीकट का शासक जमोरिन था। वास्को डी गामा पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा मई 1498 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम कालीकट आया था। उस समय कालीकट का शासक जमोरिन था। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा मई 1498 से भारत में सर्वप्रथम कालीकट आया था। उस समय कालीकट का शासक जमोरिन था। झारखंड के देवघर जिला के किस गांव में ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया था? रोहिणी। और कब विद्रोह किया था? 12 जून 1857 ईस्वी को। 12 जून 1857 ईस्वी को। देखिए, प्लेटफॉर्म की सरजमी पर जब हम बात करते हैं तो प्लेटफॉर्म की सरजमी पर विजेता बैच प्रारंभ किया गया है और ये विजेता बैच टीजीटी का है। और लेकिन इस बैच में टीजीटी के लड़का भी एडमिशन लेकर अपना लाभ उठा सकता है। इस प्रकार ये विजेता बैच पीजीटी और टीजीटी दोनों के लिए है। और याद रखना है, विजेता बैच इसका समय है 2 बजे से लेकर 3:30 बजे। विजेता बैच के अलावा प्लेटफॉर्म की सरजमी पर इतिहास का एक प्रैक्टिस सेट प्रारंभ किया गया जिसका नाम है संपूर्ण इतिहास। इसमें 2000 प्रश्न होंगे। 2000 प्रश्न का बारीकी के साथ, मतलब 4 ऑप्शन के साथ जब व्याख्या किया जाएगा तब कुल प्रश्न की संख्या 90,000 या 1 लाख या उससे अधिक भी हो सकती है, याद रखना है। लेकिन संपूर्ण इतिहास का जो प्रैक्टिस सेट शाम इसका टाइम है 5 से 6। लेकिन एक बात को और भी याद रखना है, यह कभी भी इससे बेटर मौका दोबारा नहीं मिलेगा। इससे बेटर दोबारा मौका आपको नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। पढ़ने के लिए इतना वक्त मिल गया, ये कम नहीं होता है। सीट कितने सीट पर आप ज्वाइन करेंगे, पहले ये हमें बताइए। ज्वाइन कितने सीट पर करेंगे? जितना सीट पर आप ज्वाइन करेंगे आपकी सोच उतनी ही होनी चाहिए थी, लेकिन आपने पूरी दुनिया की सोच कर रखी है। आइए, पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना कब हुई थी? और पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना और सहयोग आंदोलन दौरान हुई थी। और सदाकत आश्रम की स्थापना और सहयोग आंदोलन दौरान हुई थी। और कब हुई थी? तो 1921 ईस्वी में। और इसकी स्थापना कौन किया था? मजहरुल हक ने किया था। मजहरुल हक। इसके लिए जमीन दान कौन किया था? जमीन दान में कौन दिया था? उनके दोस्त, जिसका नाम था खैरू मियाँ। इसके लिए जमीन दान में दिया था उनके दोस्त खैरू मियाँ ने। और असहयोग आंदोलन समय है 1920 से 1922 ईस्वी। स्वाभिनय अभियान आंदोलन समय क्या है? 1930 से 1933 ईस्वी। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। वर्ष 1930 में लाल कुर्ती आंदोलन किस भाग में? उत्तर पश्चिमी भाग में, याद रखना है। हम देखते क्या है कि सविनय अभियान आंदोलन समय भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफार सविनय अभियान आंदोलन समय भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफार खान ने
खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना की थी और इस संगठन ने लाल कुर्ती नामक आंदोलन चलाया था जिसका उद्देश्य अंग्रेजी सरकार को क्षति पहुंचाना था। खान अब्दुल गफ्फार खान को हम बादशाह खान, फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। हम देखते क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन समय भारत के उत्तर पश्चिमी सविनय अवज्ञा आंदोलन समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना की थी। इस संगठन ने लाल कुर्ती नामक आंदोलन चलाया था जिसका उद्देश्य अंग्रेजी सरकार को क्षति पहुंचाना था। खान अब्दुल गफ्फार खान को हम सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी या बादशाह खान के नाम से भी जानते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना की थी। इस संगठन ने लाल कुर्ती नामक आंदोलन चलाया था जिसका उद्देश्य अंग्रेजी सरकार को क्षति पहुंचाना था। खान अब्दुल गफ्फार खान को हम सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी या बादशाह खान के नाम से भी जानते हैं। कृष्णदेव राय
किसके समकालीन थे? तो बाबर के। बाबर अपनी आत्मकथा, बाबर की आत्मकथा का नाम तुझके बाबरी था। इसे हम बाबर नामा के नाम जानते हैं। बाबर अपनी आत्मकथा में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय का उल्लेख किया था और कृष्णदेव राय तुलुब राजवंश से संबंधित थे। याद रखना है, बाबर अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में तुझके बाबरी के नाम से लिखा था। बाबर अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में तुझके बाबरी के नाम से लिखा था। इसे हम बाबर नामा के नाम से भी जानते हैं। इस पुस्तक में बाबर ने कृष्णदेव राय का उल्लेख किया था। कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित थे? कृष्णदेव राय तुलुब राजवंश से संबंधित थे। शेरशाह वास्तविक नाम फरीद था। पिता का नाम हसन सुर था। हुमायूं की बात करते हैं, हम देखते हैं। चित्तौड़ की रानी कर्णवती ने हुमायूं को राखी भेजकर गुजरात के शासक बहादुर शाह के खिलाफ सहायता मांगी थी। चित्तौड़ की रानी कर्णवती ने हुमायूं को राखी भेजकर गुजरात के शासक बहादुर शाह के खिलाफ सहायता मांगी थी। बाबर अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में तुझके बाबरी के नाम से लिखा था। इसे हम बाबर नामा के नाम से भी जानते हैं। इस पुस्तक में बाबर ने कृष्णदेव राय का उल्लेख किया था। कृष्णदेव राय का संबंध किस तुलुब राजवंश से संबंधित थे। शेरशाह का वास्तविक नाम फरीद था। पिता का नाम हसन सुर था। हुमायूं, चित्तौड़ की रानी कर्णवती ने हुमायूं को राखी भेजकर गुजरात के शासक बहादुर शाह के खिलाफ सहायता मांगी थी। बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना था? और इसका सही आंसर है ब्लॉमफील्ड फूमर। याद रखना है। लॉर्ड कर्जन के समय में 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी, लेकिन बंगाल का विधिवत रूप से विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुई थी।
देखिए, लॉर्ड कर्जन के समय में, लॉर्ड कर्जन के समय में 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। लेकिन बंगाल का विधिवत रूप से विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुई थी। देखिए यहाँ पर लॉर्ड कर्जन के समय में 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी, लेकिन बंगाल का विधिवत रूप से विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुई थी। हिंदुस्तान रिव्यू को अंग्रेजी मासिक के रूप में किसने प्रकाशित किया था? सच्चिदानंद सिन्हा। लाला हरदयाल ने गदर नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। यह पत्रिका किस किस भाषा में प्रकाशित होता था? हिंदी, उर्दू। यह पत्रिका हिंदी, उर्दू, गुजराती, गुरुमुखी लिपि, फिरोज शाह मेहता बम्बई क्रॉनिकल का प्रकाशन किया था। बम्बई क्रॉनिकल का प्रकाशन किया था। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन है? रांची है। बिरसा मुंडा का वास्तविक नाम बिरसा डेविड था। राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? राजनीतिक गुरु का क्या नाम था? आनंद पांडे। आनंद पांडे था। आइए यहाँ पर अब देखें, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित किया गया था? मॉन्टेग्यू 1919 ईस्वी में पारित किया था। और इसके तहत प्रांत में द्वैध शासन की स्थापना हुई थी। इसके तहत प्रांत में द्वैध शासन की स्थापना हुई थी। मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र हुआ है, लेकिन हर तरफ बैरियों से जकड़ा हुआ है। इसे किसे कहा ना? और ये कौन कहा था? रूसो। याद रखना, फ्रांसीसी क्रांति को सफल बनाने में रूसो, वॉल्टेयर एवं मॉन्टेस्क्यू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फ्रांसीसी क्रांति को सफल बनाने में क्रांति को सफल बनाने में रूसो, वॉल्टेयर एवं मॉन्टेस्क्यू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था।
अब देखो, फ्रांसीसी क्रांति को सफल बनाने में रूसो, वाल्टेयर एवं मॉन्टेस्क्यू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1777 क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती? क्यों? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा हुई थी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अमेरिका में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अमेरिका में ब्रिटेन के 13 उपनिवेश थे। इन 13 उपनिवेश को आजादी की घोषणा आजादी की घोषणा 4 जुलाई 1776 ईस्वी को हुई थी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अमेरिका में ब्रिटेन के 13 उपनिवेश थे। इन 13 उपनिवेश को आज़ादी की घोषणा 4 जुलाई 1776 ईस्वी हुई थी। क्रिस्टोफर कोलंबस 1792 में अमेरिका का पहला खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्त पोषित था? और इसका स्पेन के द्वारा। कोलंबस ने अमेरिका का, कोलंबस कहाँ का था? इटली का रहने वाला था। देखिए, स्टालिनग्राड की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध के एक महत्वपूर्ण मोड़ किन 2 देशों के बीच हुई थी? तो यह किन 2? जर्मनी और सोवियत संघ के बीच हुई थी। और यह लड़ाई कब हुई थी? इसका लड़ाई का समय क्या है? 1942 से 1943 ईस्वी। इस युद्ध में जर्मनी को पराजय का सामना करना पड़ा। लेनिनग्राड यह जगह कहाँ है? सोवियत संघ में। यह जगह कहाँ है? सोवियत संघ में। किस घटना से यह सिद्धांत निष्प्रभावी हो गया कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है? 1929 के विश्व आर्थिक मंदी की शुरू समय क्या है? 1929 से लेकर 1933। इसकी शुरुआत अमेरिका की धरती से हुई। विश्व आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर जर्मनी की धरती पर पड़ा था। देखिए यहाँ पर विश्व आर्थिक मंदी, आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 ईस्वी में हुई थी। अमेरिका से सबसे अधिक प्रभावित जर्मनी हुआ था। अब देखें, विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत 1929 ईस्वी में हुई थी अमेरिका से।
सबसे अधिक प्रभावित जर्मनी हुआ था। देखो, बेला चमेली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? इनमें से कोई नहीं। किससे? ट्यूनीशिया से। ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया। इस क्रांति का संबंध किससे है? भ्रष्टाचार से। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। यूरोपीय राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रतीकात्मक शब्दावली का कौन सा युग सुमेलित है? काला, काला, लाल और सुनहला तिरंगा 1948 की उदारवादी राष्ट्रवादियों का जंगल। सही है। उगते सूरज का एक नए युग का सूत्रपात, यह भी सही है। बलूत पत्तियों का मुकुट बहादुरी प्रतीक, यह भी सही। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, डी। इस आंसर को सुधार कर लीजिए, सब सही है, इसका आंसर डी होगा। भारत में प्रथम छापाखाना किस वर्ष किसके द्वारा स्थापित किया गया था? 1556 इस पुर्तगालियों के द्वारा। कहाँ स्थापित किया गया था? गोवा में। गोवा में। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा। पुर्तगालियों द्वारा। ब्रिटेन के औद्योगिक वर्ग की बढ़ती हुई शक्ति ही भारतीय हस्तकारी के निर्यात के पतन के लिए बीमार थी, यह किसने कहा था? और इसका सही आंसर क्या हो जाता? किसने कहा था? यार देसा गोपाल कृष्ण गोखले की बात करते हैं तो इन्हें क्या भारत का हीरा कहा गया? भारत का हीरा, इन्हें भारत का हीरा। फिरोज शाह मेहता, इन्होंने बम्बई क्रॉनिकल का प्रकाशन किया था। इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही रॉयल सड़क का निर्माण करा था, जिसका नाम ब्रिटिश काल दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया था? शेरशाह सूरी। औरंगजेब की जब बात करते हैं, इस इतिहास में किस नाम जानते हैं? आलमगीर। आलमगीर, आलमगीर के नाम। बहादुर शाह जफर, यह सारे मुगल बादशाह फारसी में लिखते थे, लेकिन बहादुर शाह जफर किस में लिखता था? उर्दू में लिखता था, उर्दू में। आइए, अजमेर में चिश्ती दरगाह में निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए अकबर जिम्मेवार था? देग और मस्जिद। और सही आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक। यहां तक के सफर में क्या दिक्कत है? जल्दी बताइए, जल्दी बताओ क्या दिक्कत है? जल्दी बताएं, कोई दिक्कत है?